जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्लास में। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आपने री एग्ज़ाम से रिलेटेड पिछले 21 पार्ट यानी 21 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में कवर किए हैं। साथियों, अगर बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने शामिल किया है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, लिखा है टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। लिखा है निम्न प्रश्न में सही दर्पण छवि ज्ञात करो। यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक एक्स नाम की आकृति है और इसके हमें दाईं ओर दर्पण रख करके एक हमें दर्पण छवि बतानी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेंट जानकारी ले लीजिए यदि आप इसके पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं। साथियों, अगर आप इसके पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इसका अनसोल्ड रूप से प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा? तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, यहीं पर आपको डेली के बेसिस पर क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट क्लास के जो नोट्स होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। बोला गया है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात करें। दोस्तों, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है सादृश्यता का। देखो, ग्लूकोज का संबंध अगर कार्बोहाइड्रेट से है तो सोयाबीन का संबंध किससे होगा, हमें यह बताना है। देखिए साथियों, अगर बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में, तो जो ग्लूकोज होता है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। जो हमारा ग्लूकोज होता है प्यारे दोस्तों, ग्लूकोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, या ग्लूकोज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या होता है साथियों? आप बोल सकते हैं जो ग्लूकोज होता है उससे हमें या तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, या दोस्तों ग्लूकोज एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम इसको ऐसा कहें कि ग्लूकोज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है तो ये बेहतरीन रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों सोयाबीन के बारे में। किसके बारे में साथियों? बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू विकल्प अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें सोयाबीन से प्राप्त होती है? प्यारे दोस्तों, आप बिना किसी समय व्यर्थ को करके बताएंगे कि सिर्फ सोयाबीन से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है साथियों? सोयाबीन से हमें मिलती है प्रोटीन। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रोटीन। अच्छे से याद रखेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हालांकि दालों से भी हमें प्रोटीन मिलती है, ठीक है, तो आपकी सोयाबीन से भी प्रोटीन मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी प्रकार से सोयाबीन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन का मात्रक होता है, सॉरी प्रोटीन का स्रोत होता है। इस बात को याद रखेंगे। उत्तर तो प्यारे दोस्तों आपका विकल्प नंबर ए ही आएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक बेहतरीन सा प्रश्न। बोला है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। साथियों, हमारे सामने एक प्यारी सी अक्षर श्रृंखला दे रखी है। इस अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करके बताना है, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ए सी, उसके बाद डैश है, फिर क्या है? सी ए बी है, ठीक है, उसके बाद डैश है, फिर दोस्तों बी ए सी ए है, क्या है? बी ए सी ए है, फिर उसके बाद डैश है, उसके बाद क्या है? ए बी है, ए बी ए है, ए बी ए है, उसके बाद फिर से डैश है, फिर दोस्तों आपका ए सी और ए सी दे रखा है इस तरह से। तो प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह की हमारे पास एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है, इसको हमें कैसे पूरा करना है इसको जानेंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं? सबसे पहले सर टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने टर्म हैं सर? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल जो टर्म मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। 20 का क्या कर सकते हो? दो पेयर बना सकते हो, या तो सर 4 गुणा 5 का बना ले, या फिर 5 गुणा 4 का बना ले।
अपने अनुसार जैसा प्रश्न आपका चाहे ठीक उसी प्रकार से आप बनाएंगे। यहाँ पर आप अपने अनुसार एक उत्तर बना सकते हैं, या तो आप 5 का बना लो, 5 गुणा 4 का, या 4 गुणा 5 का, क्योंकि टोटल 20 है ना, टोटल 20 है। तो क्या 5 का बनाएं, जल्दी से बताइए, क्या 5 का बनाएं? चलिए कोशिश करते हैं, 5 लेटर अलग अलग करते हैं। कितने? 5 लेटर अलग अलग करते हैं। तो 5 हमारे यहाँ पर हैं, 5 अगले हमारे कहाँ पर हो जाएंगे सर? यहाँ पर हो जाएंगे, इस तरह से। तो अगर दोस्तों हम इसको देखते हैं, गौर से समझना है, अगर इसको हम अच्छे से देखेंगे तो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? जल्दी से बताओ, क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? AC डैश क्या है? जल्दी से बताइए। AC डैश AB हो सकता है क्या? AC डैश AB, तो AC डैश, ये तो CA हो गया, ये तो बनेगा नहीं। जल्दी से बताइए इसको हम कैसे बना सकते हैं? 4 गुणा 5 में बनाए क्या? जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे 4 गुणा 5 में भी बना के देख लो। देखो 4 यहाँ पर हो गए, उसके बाद 4 यहाँ पर हो गए, अगले 4 यहाँ पर हो जाएंगे, अगले 4 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, 4 गुणा 5 का भी बना सकते हैं। अब देखो इसमें क्या फिल कर सकते हैं दोस्तों, अगर गौर से देखें तो AC हो जाएगा, AC, और AB हो जाएगा। यहाँ पर AB, फिर AC, फिर AB, फिर AC। दोस्तों अब 4 गुणा 5 का जब पेयर बनाएंगे तो हमारे पास एक शानदार सा पेयर निकल के आएगा, AC AB, AC AB, फिर AC। यानी कि अगर अल्टरनेट देखेंगे तो सीरीज हमारी चल रही है, अल्टरनेट देखेंगे तो सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज में हमने सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमने इसमें टोटल फिल क्या किया है। आप बोलेंगे पहले A है, उसके बाद फिर से सर A है, उसके बाद C है, और उसके बाद B है। बस इतना ही तो फिल किया है। डबल ACB देखेंगे विकल्प नंबर 1 में है साथियों, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। टोटल टर्म गिने तो 20 मिले थे, 20 को हमने क्या किया? 4 गुणा 5 में तोड़ा, 4 के 5 सेट बनाए, उसमें हमें अल्टरनेट एक सेट मिला है AC AB। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। बोला गया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों एक बेहतरीन सी सीरीज दे रखी है, इसको हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं। 3 है, उसके बाद साथियों 7 है, 3 है, उसके बाद 7 है, 7 के बाद साथी 23 है, और 23 के बाद 95 दे रखा है। कितना? 95 है। और 95 के बाद में 1 मिनट, 95 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। इस 95 के बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि एक बॉक्स, इस बॉक्स में क्या आएगा वही ज्ञात करना है। देखो प्यारे दोस्तों, ऐसे अगर इस प्रश्न को देखेंगे आप लोग तो देखो 3 के बाद 7 हुआ है, 7 से 23, 23 से 95, यानी कि संख्या एक निश्चित पैटर्न में आगे बढ़ रही है और बहुत बड़ी संख्या बनती जा रही है। अगर विकल्पों को भी देखेंगे तो 62, 128, 479, 575, यानी कि बड़े बड़े विकल्प। तो साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक लगाएंगे। वो ट्रिक क्या होगी सर? पहली का दूसरी से संबंध जो होगा वो मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1 का होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1 का होगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरी और तीसरी का जो संबंध होगा वो मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 होगा। उसके बाद अगली तीसरी और चौथी का जो संबंध बनेगा वो साथियों बनेगा 23 चौके 92, यानी मल्टीप्लाई में 4 और प्लस में 3। ठीक है, गुणा तो एक संख्या का हो रहा है, उसके पहले की एक संख्या जुड़ रही है। जैसे हमने 2 का गुणा किया, 2 के पहले की संख्या 1 जुड़ रही थी। उसके बाद 3 का गुणा किया, 3 के पहले की संख्या क्या है? 2 जुड़ रही थी। उसके बाद 4 का गुणा किया, उसके पहले की संख्या 3 जुड़ रही है। तो अगली बार में सर क्या होगा? अगली बार में अगर देखोगे तो प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई तो आप लोगों का 5 होगा, और इसके 5 के पहले की संख्या 4 जुड़ेगी इसमें, यही करना है। तो अगर गुणा करेंगे 5 का 5 में 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 5 में 25, 5 का 9 में 45 और 2 47। ठीक है, ये हमारा आएगा 475, और इसमें प्लस का 4 करेंगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 479, हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो इस बॉक्स में हम क्या रखेंगे? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे 479, आपका सही उत्तर दिया गया है विकल्प नंबर C में। प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन का सा क्रम चल रहा था यहाँ पर, और उत्तर जो आएगा वो विकल्प नंबर C। इस बात को आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में पहली संख्या का दूसरी संख्या से वही संबंध है जो तीसरी संख्या का चौथी संख्या से है। यानी कि दोस्तों हमें चौथी संख्या फाइंड आउट करनी है जिसका संबंध हमें तीसरे से बताना है। एक अच्छा सा प्रश्न है, इसको आप लोग देखेंगे। बोला गया है साथियों महासागर का संबंध अगर प्रशांत से है। क्या बोला है सर? महासागर का संबंध
अगर प्रशांत से है, किससे है भैया, महासागर का संबंध अगर प्रशांत से है तो द्वीप का संबंध किससे होगा, किसका, द्वीप का संबंध पूछा है, बता सकते हैं आप लोग। भाई अगर गौर से देखा जाए, यहाँ पर गौर से देखा जाए तो महासागर क्या है, महासागर उनमें से, यानी कि जो महासागर होते हैं उनमें से एक महासागर है जिसका नाम प्रशांत महासागर है, यानी कि महासागर का ही एक रूप क्या है, प्रशांत महासागर है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं द्वीप, द्वीप का ही एक रूप अगर अकॉर्डिंग टू विकल्प देखा जाए, क्या स्विट्जरलैंड एक द्वीप है, नहीं है। क्या आयरलैंड एक द्वीप है, नहीं है। क्या दोस्त नीदरलैंड एक द्वीप है, नहीं है। तो क्या सर बोर्नियो एक द्वीप है, हाँ सर बोर्नियो एक द्वीप है। बोर्नियो एक द्वीप कहाँ पड़ता है, आपने देखा होगा ये प्यारे दोस्तों, बोर्नियो वही द्वीप है जहां पर अभी इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा बनी है। आपने सुना होगा इंडिया की नई राजधानी, करंट अफेयर में पढ़ा होगा। तो कौन सी बनी है, नूसंतारा। और कौन से द्वीप पर है क्वेश्चन अगर पूछता है तो वही हमारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है जो यहां पर दे रखा है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो सर उत्तर तो हमारा बोर्नियो द्वीप बनेगा। क्या बनेगा, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप है प्यारे दोस्तों हिंद महासागर का द्वीप है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन अगर एक और इसका विकल्प दे देता यहां पर ग्रीनलैंड, क्या देता साथियों, ग्रीनलैंड देता, बोर्नियो भी देता, तो फिर क्या चुनते, तो प्यारे दोस्तों हम ग्रीनलैंड चुन लेते। क्यों, क्योंकि प्रशांत महासागर महासागरों का सबसे बड़ा महासागर है। उसी प्रकार द्वीपों का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। लेकिन सर ग्रीनलैंड दिया ही नहीं है, इस कारण हमने इसको बोर्नियो चुना है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कौन सा, 5वें नंबर का। बोला गया नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प विषम है। यहां पर विषम विकल्प बताना है। कह रहे अमीटर का संबंध दोस्तों धारा से है, हाइग्रोमीटर का संबंध दबाव से है, सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है, और ओडोमीटर का संबंध गति से है। तो इसमें से विषम कौन सा है हमें यह बताना है। तो प्यारे दोस्तों अमीटर की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं विकल्प नंबर 1 की, अगर अमीटर की बात करते हैं, धारा का मतलब है सर लाइट से। आपने देखा होगा आपके घरों में क्या होता है, जो लाइट आती है उसकी गणना करने के लिए एक घर में के बाहर मीटर लगा होता है, जिसे हम अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि मीटर बोलते हैं सर। और इसी को साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाता है, अमीटर। क्या बोला जाता है, एमीटर बोला जाता है। तो धारा मापने के लिए जिसका प्रयोग होता है वो अमीटर होता है। तो क्या सर हाइग्रोमीटर का उपयोग दबाव मापने में होता है, नहीं भाई ये तो गलत है। हाइग्रोमीटर का उपयोग दबाव मापने में नहीं होता है। क्या सिस्मोग्राफ, हाँ भैया भूकंप मापने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों ओडोमीटर क्या गति मापने में किया जाता है, हाँ किया जाता है गति मापने में। तो हमारा विषम उत्तर क्या बनेगा, जो विषम उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर बी, वो बनेगा विकल्प नंबर बी। क्योंकि हाइग्रोमीटर जो होता है वो दबाव नहीं मापता है, वो क्या मापता है, हमारी आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर की बात हो रहा है दोस्त, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। तो विकल्प नंबर बी विषम है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है। करेक्ट, क्रिकेट का संबंध अगर FULFNHW से है तो उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को ये लिखा जाएगा। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम ये लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब है, हम इसके प्लेस वैल्यू से मतलब रखेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या रखना है, प्लेस वैल्यू रखना है। सी कितने पर होता है सर, 3 पर होता है। ठीक है, सी कितने पर होता है, 3 पर। आर कितने पर, 18 पर होता है। और दोस्तों आई 9 पर होता है। सी फिर से 3 पर होता है। के कितने पर, 11 पर होता है। ई कितने पर, 5 पर होता है। और टी कितने पर, सर टी तो 20 पर होता है, यानी 20 पर होता है। इसको लिखा क्या गया है, तो आप बोलेंगे एफ, मतलब कि सर 6 लिखा गया है, 6 लिखा गया है। उसके बाद क्या है, एफ के बाद में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, एफ यू मतलब 21 लिखा गया है। आगे देखेंगे तो एल 12 लिखा गया है। क्या लिखा है, एल मतलब 12 लिखा है। आगे फिर से एफ आया तो 6 लिखा है। आगे देखेंगे साथियों तो 14 लिखा है, यानी कि एन ना 14 पर होता है, एच हमारा 8 पर होता है, और डब्ल्यू हमारा 23 पर होता है। तो प्यारे साथियों अगर आप इसका लॉजिक समझेंगे, एक प्यारा सा लॉजिक चलेगा, 3 3 6 18 3 21 9 3 12 और 3 3 6 11 3 14 5 3 8 और 20 3 23, यानी कि सभी के सभी में +3 का लॉजिक चल रहा है। और दोस्तों अब हमें ज्ञात करना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हम लिख सकते हैं क्या, EULGH। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द जैसे लिख सकते हैं, यानी कि वो शब्द हमें फाइंड आउट करना है। क्या लिख करके, हमें लिख करके फाइंड आउट करना है। ई मतलब क्या होता है, 5 पर होता है। और यू कितने पर, सर 21 पर होता है। और दोस्तों एल कितने पर, 12 पर होता है। और दोस्तों आगे देखेंगे जी कितने पर, 7 पर। और एच कितने पर, 8 पर। तो दोस्तों इनमें से हमें ज्ञात करना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम ये लिख सकते हैं। तो भैया जब हमें पता है ऊपर प्लस का 3 चल रहा था, ऊपर से नीचे आ रहे थे, +3 हो रहा था। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ये पिछली 3 क्लासेस में बता चुके हैं,
अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, अगर ऊपर से नीचे +3 हो रहा तो नीचे से ऊपर जाने के लिए -3 करेंगे। क्या करेंगे? -3। और -3 करने के लिए साथियों, -3 करने के लिए 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना? 2 बचेगा। उसके बाद 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 बचेगा। यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा, 7 में से 3 4 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसे क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे इसे आप लिख सकते हो सर बी के बाद में आर लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई के बाद में क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं, डी के बाद में 5 ई लिख सकते हैं। तो ब्राइड लिख सकते हैं BRIDE। क्या लिख सकते हैं? BRIDE। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। तो ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसे हम EULGH लिख सकते हैं? आप बोलेंगे ब्राइड को सर EULGH लिख सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए साथियों। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। बोला गया है हमसे E A का बेटा है, D जो है B का बेटा है, जो E है वो A का बेटा है और जो D है वो B का बेटा है। अगर E की शादी C से हुई है, C B की बेटी है, जो C है वो किसकी बेटी है? वो B की बेटी है। तो D का E से किस प्रकार से संबंध है ये बताना है। उसने सीधा बोला दोस्तों जो E है वो A का बेटा है। तो हमने दोस्तों क्या किया? जो E है यहाँ पर जो हमारा E है, ये E बेटा है किसका? याद रखेंगे A का। याद रखेंगे किसका है सर? E जो बेटा है वो किसका है? A का है। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है दोस्तों D B का बेटा है। क्या बोला है? D B का बेटा है। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अगली लाइन पढ़ो, देखो लिखा है E की शादी C से हुई है। जो E है भैया, इसका जो विवाह हुआ है वो विवाह किससे हुआ है? वो विवाह हुआ है C से। तो C के लिए माइनस, चूंकि ये बेटा आ गया तो अगली वाली तो बहू होनी चाहिए। शादी तो आपस में एक लड़का एक लड़की की ही होती है। आप बोलेंगे हाँ सर। इसके बाद गौर से देखो, कह रहा है कि C B की बेटी है। जो C है प्यारे दोस्तों वो B की बेटी है। तो मैंने क्या किया? B की बेटी बना दी। मैंने B की बेटी बना दी। कौन? C। B की बेटी हो गई। 1 मिनट, B को हम थोड़ा ऊपर रख, 1 मिनट, B को हम थोड़ा ऊपर रखते हैं। B की बेटी कौन हो जाएगी? C हो जाएगी। आगे बोला है उसने, आगे उसने पीछे की लाइन देखो, ये तो हो गई C B की बेटी। अब पीछे की लाइन देखो, बोला था D जो है वो B का बेटा है। जो D है प्यारे दोस्तों, जो हमारा D है, जो हमारा D है वो किसका बेटा है? B का बेटा है। तो हम D को यहाँ पर रखेंगे और इसके लिए प्लस लगा देंगे। उसने ये पूछा है साथियों जो D है वो E से लगा है, E के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो E है, ये जो E है ये D को क्या बोलेगा? बस इतना सा पूछा है। E क्या बोलेगा? E बोलेगा मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी का भाई क्या होता है भैया? पत्नी का भाई तो साला क्या होता है? साला होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो उसने पूछा था D E से किस प्रकार संबंधित है, चूंकि से लगा था E के साथ तो E क्या बोलेगा? E बोलेगा पत्नी का भाई साला। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 8 हमारे सामने है। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में सही बीमारी ज्ञात कीजिए। ये क्या है भैया? सही विकल्प होना चाहिए यार। ठीक है, ये मिस टाइपिंग कर दिया है टाइपराइटर। नीचे दिए गए प्रश्न में सही विकल्प ज्ञात कीजिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो लिखा है टेनिस प्रशंसक। टेनिस प्रशंसक है, खिलाड़ी है। टेनिस प्रशंसक है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं और छात्र हैं। तो इनके बीच का सही बेन आरेख ज्ञात करना है। उसने बोल दिया बीमारी ज्ञात कीजिए। यहां पर दोस्त हमें सही बेन आरेख बताना है। ठीक है, बीमारी नहीं बतानी है। टेनिस प्रशंसक बोला है, क्रिकेट खिलाड़ी बोला है और छात्र बोला है। तो सबसे पहले साथियों एक आरेख बनाएंगे जो हमारा होगा टेनिस प्रशंसक के लिए। किसके लिए? टेनिस प्रशंसक के लिए। तो मुझे ये बताओ, क्या कुछ टेनिस प्रशंसक ऐसे हो सकते हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी हों? जल्दी से बताइए। कुछ टेनिस प्रशंसक ऐसे हो सकते हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी हों? आप बोलेंगे सर हाँ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अभी आप रिसेंट देख रहे होंगे, आपने कभी देखा होगा कि जब विराट कोहली जो होता है वो इंग्लैंड के टूर पे मैच देखने जाता है, सॉरी खेलने जाता है क्रिकेट, विराट कोहली से देखते हैं जब वो जाते हैं वहां पर, तो जब भी वहां पर इंग्लैंड में टेनिस के टूर्नामेंट हो रहे हो और उनका क्रिकेट का मैच ना हो तो वो टेनिस का टूर्नामेंट एंजॉय करने जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं वो टेनिस प्रशंसक होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो इनको हम क्या बना देंगे? क्रिकेट प्लेयर बना देंगे, CP बना देंगे। ठीक है, तो टेनिस प्रशंसक आपका क्रिकेट के प्लेयर हो सकते हैं। क्या साथियों मुझे ये बताओ, क्या कोई छात्र टेनिस प्रशंसक हो सकता है या क्रिकेट प्लेयर हो सकता है? आप बोलेंगे हाँ सर। कैसे हो सकता है भाई? कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें टेनिस भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। कई आपने देखे होंगे, कई ऐसे प्लेयर भी होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट खेलते भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जो टेनिस को पसंद भी कर सके हो। तो ऐसे स्थिति में ये हमारा स्टूडेंट के लिए आएगा। तो प्यारे साथियों ऐसा जो आरेख आएगा तीनों को क्रॉस करता हुआ विकल्प नंबर सी में। ठीक है, विकल्प नंबर सी में प्यारे साथियों हमारा उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे।
और कोई आपका उत्तर नहीं है। केवल और केवल विकल्प नंबर सी है जिसमें तीनों क्रॉस करते हुए बन रहे हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने है। बोला गया है यहां पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। तो बताइए ऐसे कितने वर्ड हैं, हमें यही तो ज्ञात करना है। चलिए तो यहां पर दिया गया शब्द क्या है, नेसेसरी है। NECE डबल एस ए आर और वाई, ये रहा हमारे पास नेसेसरी। नेसेसरी के बीच में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो एन से गिनना शुरू करो। एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस। तो दोस्तों एन और एस का एक जोड़ा मिलेगा आप लोगों को, तो हम इसको यहां पर अलग से लिख देते हैं। एन और एस का एक जोड़ा मिला है, ठीक है। ये आर के बाद एस हो गया ना, देखो एक बार फिर से देख लो। एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, एक जोड़ा मिला, इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या है, टी, यू, वी, आगे कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। ई से चेक करो। ई के बाद क्या होता है, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, नहीं है। ई के बाद एफ तो भी नहीं है। इसके बाद सी से देखो। सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, नहीं है भाई, कोई जोड़ा नहीं है। यहां पर देख लो डी, ई, कोई जोड़ा नहीं है। ई से चेक करो। ई के बाद क्या होता है, एफ, जी, एच, आई, जे, कोई जोड़ा नहीं है। एफ, जी, एच, कोई जोड़ा नहीं है। एस से चेक करो। एस के बाद क्या होगा भैया, एस के बाद देखो, एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, नहीं है भैया। एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, यहां भी नहीं है। एस से यहां भी चेक करो। एस के बाद टी, यू, वी, नहीं है। एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, कोई भी नहीं है। अब ए से चेक करते हैं। ए के बाद देखो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लो। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, नहीं है। आगे चेक करने का मतलब नहीं है, बी, सी हो रहा है, ठीक है। आर से चेक करो। आर के बाद एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। वाई से चेक करो। वाई के बाद क्या हो जाएगा, वाई से चेक ही नहीं करना क्योंकि ये सबसे बड़ा है और सबसे बड़े का कोई पेयर भी नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से केवल एक पेयर मिलेगा जो कि होगा एन एस का। और इस प्रश्न में दिया गया है विकल्प नंबर सी में इनके बीच में कितने ऐसे जोड़े हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। भैया एक ही ऐसा जोड़ा है जो आपका सही उत्तर बना रहा है, इस बात को याद रखेंगे। वो कौन सा है, एन और एस के बीच का, सेकंड वाला एस के बीच का, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में कितने सात हैं, ऐसे कितने सात हैं जिनके तुरंत पहले 6 और उनके तुरंत जिसके तुरंत पहले 6 जिसके तुरंत पहले 8 नहीं है। ये तो गड़बड़ हो गई। कह रहा है ऐसे कितने सात हैं जिनके तुरंत पहले 6 तो है लेकिन तुरंत पहले 8 नहीं है। कह रहा है ऐसे कितने सात हैं जिनके तुरंत पहले 6 नहीं है और तुरंत पहले 8 भी नहीं है। सॉरी, यहां पर देखो, जिसके तुरंत पहले 6 है, 6 तो होना चाहिए, जिसके तुरंत पहले 8 नहीं होना चाहिए। तो 7 को पकड़ो प्यारे साथियों। सबसे पहले हम अगर 7 को यहां पर पकड़ने बैठेंगे तो देखो पहले ही नंबर पर मुझे 7 मिलेगा, इसके पहले 8 है। आप बोलेंगे है तो इसको गलत कर दो, ये नहीं बनेगा, ये वाले 7 का पेयर नहीं बनेगा। अगले 7 को देखो, तुरंत पहले क्या है, 6 है। हाँ भैया, एक जोड़ा बन जाएगा। तुरंत पहले क्या है, 6 है। इसके बाद आगे चेक करो। आगे चेक करने जाओगे, अगला 7 ये क्या तुरंत पहले 6 है। हाँ भैया, तुरंत पहले 6 है। इसके बाद अगला 7 ये है, क्या तुरंत पहले 6 है। हाँ है भैया। अगला 7 ये है, क्या तुरंत पहले 6 है। नहीं है, तुरंत पहले 6 है ही नहीं, छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये तुरंत पहले 6 है। हाँ सर, यहाँ भी तुरंत पहले 6 है, इसको भी बना लो। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, ऐसे कितने 7 हैं जिनके तुरंत पहले 6 है, 8 नहीं है। 6 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, ये तो बनेगा ही नहीं। 6 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, नहीं बनेगा। 6 होना चाहिए, 8 नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने ऐसे 7 हैं जिनके तुरंत पहले 6 तो है लेकिन उनके पहले क्या नहीं है, 8 नहीं है। तो क्या बोलेंगे सर, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जल्दी से बताओ। विकल्प में तो कोई है ही नहीं 4। कह रहा कोई नहीं, 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या ऐसा बन सकता है। चलिए एक बार फिर से आपके सामने चेक कर देते हैं। तुरंत पहले 6 तो होना चाहिए लेकिन प्यारे साथियों क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। देखो 8 होगा तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। दूसरे में देखो, दूसरे में देखने जाओगे तो तुरंत पहले क्या है, 7 के तुरंत पहले 6 तो है, कोई बात नहीं, बन जाएगा। तुरंत पहले 7 के 6 है, बन जाएगा। तुरंत पहले 7 के 6 है, बन जाएगा। और आगे देखो, तुरंत पहले 7 के 6 है, बन जाएगा। देखो ये भी बन गया। तो भैया 4 ही ऐसे पेयर मिल रहे हैं जिनके तुरंत पहले 6 है लेकिन तुरंत पहले 8 नहीं है। तो भाई इसका बनेगा इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं,
ठीक है, इस बात को याद रखिए। इन विकल्पों में से ऐसा कोई नहीं है जो हमारा बना सके, क्योंकि इसमें हमें कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, इस बात को याद रखिए। तो कोई नहीं निकालोगे नहीं, ये नहीं बनेगा विकल्प नंबर 1। ये इसको दर्शा रहा है कि इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके पहले 6 है। भैया हमें तो पता चल रहा है कि 4 ऐसे नंबर हैं जिनके पहले 6 है, तो हम कोई नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ये आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर ई। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 11 एक बेहतरीन सा प्रश्न है, इसको देखिए। इसको प्यारे सभी साथी बोलेंगे। बोला यदि पी का अर्थ विभाजन है, टी का अर्थ जोड़ है, एम का अर्थ घटाव है और डी का अर्थ गुणा है, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यहां पर 12 लिखा है और एम का जो अर्थ है वो घटाव है, तो हम यहां पर घटाव लगा देंगे, फिर से 12 लिख देंगे। डी का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है, तो हम इसको गुणा कर देंगे 28 से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गौर से देखो, 28 के बाद पी का अर्थ क्या है, विभाजन है, तो पी का अर्थ हम विभाजन लगाएंगे किससे, 7 से। टी का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो टी का अर्थ जोड़ लगा देंगे 15 से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब बोर्ड मास का प्रयोग करो, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड। ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहां पर 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, गुणा में रहेगा माइनस का 12। ठीक है, और यहां पर रहेगा प्लस का 12 और पीछे रहेगा प्लस का 15। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो अगर गौर से देखेंगे, अब हमारे पास आ रहा गुणा, यहां पर क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहां पर जोड़ेंगे 15 12 कितना हो जाएगा भैया, 27 हो जाएगा। 15 12 कितना हो जाएगा, 27। तो ये तो यहां पर प्लस का 27 है और वहां पर प्लस का 48 है। क्या है, यहां पर प्लस का 27 है और वहां पर प्लस का 48 है। और 48 में से अगर 27 घटाएंगे तो साथियों माइनस का 21 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का 21। लगता है कहीं उड़ा दिए हमने, गलती कर दी, लगता है साथी कोई गलती हो गई है। इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। 1 मिनट रुकना जरा। देखो यहां पर देखो, अब क्या हमने कहीं पर गलती की है, हमसे बोला गया था जो पी है उसका अर्थ विभाजन है, तो 28 और 7 के बीच में पी रखा था। देखो 28 7 के बीच में हमने विभाजन लगा दिया। इसके बाद दोस्तों बोला था टी का अर्थ जोड़ है, तो लास्ट में जोड़ कर दिया, हमने जोड़ कर दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो एम का अर्थ घटाव है, एम पहली लाइन में था, 12 12 के बीच में हमने घटाव कर दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों डी का अर्थ क्या था, डी का अर्थ गुणा था, तो हमने गुणा लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, बस बोर्ड मास का प्रयोग करना था। तो काटो, 7 चौके 28, 12 चौके 48। देखो ये 12 चौके 48 हो जाएगा, माइनस का है। और यहाँ पर प्लस का 12, यहाँ पर प्लस का 15, तो 15 12 27 हो जाएगा प्लस का। और 48 में से, माइनस 48 में से अगर प्लस का 27 जाएगा साथियों, तो उत्तर हमारा तो माइनस का 21 ही आना चाहिए यार। क्या आना चाहिए, माइनस का 21। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, ये विकल्प या तो फिर गलत है, हम 2 बार चेक कर चुके हैं, विकल्प गलत है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर आएगा माइनस का 21। कितना आएगा, माइनस का 21 आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखिए। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वह शब्दकोश में व्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार सही क्रम का चुनाव करें। यहां पर आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको हमें एक एक क्रम में व्यवस्थित करना है जो हमारा प्रश्न का सही उत्तर बनाएगा। तो बताइए हमें क्या करना है, इनमें सबसे पहले आएगा उसको ज्ञात कर लो या जो सबसे बाद में आएगा उसको ज्ञात कर लो। ठीक है, तो क्या कहीं पर 6 से शुरुआत हो रही है किसी विकल्प की, नहीं हो रही है, क्योंकि 6 तो इसमें दिया है लेकिन 6 से शुरुआत नहीं हो रही है। तो यहां पर गौर से देखो, यहां पर गौर से देखो, उसने बोला है स्थान, क्या बोला है साथियों, स्थान बोला है। फिर बोला है योजना, उसके बाद बोला है किराया, किराया के बाद बोला है बिल्डिंग, सॉरी किराया के बाद बोला है पैसा, पैसा के बाद बोला है बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद बोला है निर्माण। तो इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, मुझे ये बताओ। सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताओ कि क्या आएगा इसमें। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो पैसा आना चाहिए, जल्दी से बताओ। सबसे पहले हमारे पास पैसा होगा, आप बोलेंगे हाँ सर पैसा होना चाहिए। मतलब अगर 4 से शुरुआत होगी, सबसे पहले अगर पैसा आएगा तो पैसे से ही हम क्या करेंगे, कोई स्थान खरीदेंगे। या फिर कह सकते हैं अगर पैसा आ जाएगा तो हाँ पैसे से ही हम क्या करेंगे, स्थान खरीदेंगे। पैसा आएगा भैया, सबसे पहले पैसा आएगा, पैसे से हम क्या कर लेंगे, कोई प्लॉट वगैरह खरीद लेंगे। और उस प्लॉट को खरीदने के बाद उसको बनाने की योजना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, योजना की, इस प्लॉट को किस तरह से बनाना चाहिए, तो योजना हो जाएगा। और योजना के बाद उस प्लॉट का हम निर्माण शुरू करेंगे। क्या करेंगे, विकल्प नंबर 6 आना चाहिए। उस प्लॉट का क्या करेंगे, निर्माण शुरू करेंगे। ठीक है, निर्माण शुरू करने के बाद अब क्या होगा भैया, निर्माण शुरू हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद उस प्लॉट पर क्या खड़ा हो जाएगा भैया, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, यानी वहां पर हमारी बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है, और बिल्डिंग बनने के बाद फिर क्या होगा, बिल्डिंग बनने के बाद भैया वहां पर लोग रहने लगेंगे, वहां पर हमारा किराया आने लगेगा, तो यहां पर किराया हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से व्यवस्था बनेगी। 4 1 2 6 5 3, लास्ट में 3 बार आना चाहिए। लास्ट में 3 एक ही विकल्प में है और शुरुआत भी 4 से एक ही विकल्प में हो रही थी, तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर है, जो 4 1 2 6 5
3 को दर्शाता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था। अभी ये रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, आपके असिस्टेंट ऑपरेटर का, ठीक है। वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत हंसी वाला क्वेश्चन है यार, बहुत हंसी वाला क्वेश्चन है, आसान। मैंने सोचा इसको शामिल कर लिया जाए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथियों बोला गया है एक चरवाहे के पास कुल 17 भेड़ें हैं, यानी कि कोई एक चरवाहा है, एक चरवाहा है, उसके पास कितनी भेड़ें हैं? कुल 17 भेड़ें हैं। उसने बोला है कि 9 के अलावा सभी की मृत्यु हो जाती है। 9 के अलावा, समझना है, 9 के अलावा सभी की मृत्यु हो जाती है। उसके पास कितनी भेड़ें बची? बताइए भाई, मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, एक चरवाहा है, उसके पास 17 भेड़ें हैं। ये अभी रिसेंटली पूछा गया था यार, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में, ठीक है। इसके पास 17 भेड़ें थी, मैंने मान लिया, और 17 भेड़ों में कह रहा है कि उस चरवाहा के पास 9 के अलावा सभी की मृत्यु हो गई। भाई इन 17 में से 9 को छोड़ करके बाकी सब मर गई, तो कितनी बची? आप बोलेंगे 9 को छोड़ करके बाकी सब कितनी मरी होंगी? भैया 8 मरी होंगी, 9 छूट गई ना, 9 बच गई, या ऐसे भी कह सकते हैं 9 बची और बाकी सब मर गई। या उसी ने तो सीधा तो बोला है 9 के अलावा सभी की मृत्यु हो गई, तो कितनी बची? भैया 9 ही तो बची। सीधा प्रश्न में ही उत्तर छुपा था। विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर है। अच्छे से याद रखेंगे, अभी रिसेंटली पूछा गया था और बहुत सारे लड़कों ने इसको गलत कर दिया, 8 लगा दिया था, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, आपका उत्तर बनेगा केवल 9, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से बोला है कुछ संत बॉल हैं। प्यारे दोस्तों कुछ संत बॉल हैं, तो हम बनाएंगे कुछ S4 जो संत होंगे वो हमारे B4 बॉल बन जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कुछ S4 संत B4 बॉल हो गए। आगे बोला है सभी बॉल बल्ले हैं जितने, ओहो ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, कुछ संत बॉल बोला था उसने, क्या बोला था? कुछ संत, कुछ S4 संत क्या बनेंगे? B4 बॉल बनेंगे। तो मान लीजिए इतना इतना सा जो पार्ट है संत का, इतना इतना सा जो पार्ट है, ये बॉल बनेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसने यही तो बोला था कुछ संत बॉल है। चलिए इसको छोड़ो, अगले वाले में सेकंड बड़ो कथन कह रहा है सभी बॉल बल्ले हैं, जितने भी बॉल हैं साथियों वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे बल्ले हैं, ठीक है। सारे के सारे बॉल मैंने बल्ले बना दिए। इसके बाद बोला है कुछ चीते बॉल हैं, कुछ चीते, प्यारे दोस्तों जो कुछ चीते हैं वो क्या है? बॉल हैं। तो मैं मान लेता हूं इतने इतने से जो चीते हैं, इतने इतने से चीते, ये क्या है? ये आपके बॉल हैं। तो मैं चीते को यहां पर रख देता हूं, तो ये इतने इतने से चीते क्या है? बॉल है, इस बात को याद रखेंगे। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। उसने बोला है कुछ बल्ले चीते हैं। भैया ये मुझे बताओ क्या कुछ बल्ले चीते से होकर गुजर रहे हैं? आप बोलेंगे चीते का रेड, बल्ले का ग्रीन, भैया इन दोनों का संबंध बन रहा है ये वाला, तो आप क्या कहेंगे? पहला वाला निष्कर्ष सत्य है। आगे पढ़ो, कुछ संत बल्ले हैं। क्या कुछ संत बल्ले हैं? देखो बल्ले का ग्रीन सर्कल और संत का ये आपका पर्पल, तो इनके बीच में भी ये संबंध भी तो बन रहा है। बताओ ये संबंध भी तो बन रहा है, यहाँ पर बॉल बल्ले संत तीनों का बन रहा है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। आगे देखो थर्ड में सभी बल्ले बॉल हैं। क्या सभी बल्ले बॉल हैं? भैया बॉल के लिए ये छोटा नीला सा सर्कल था, नीला B4 बॉल वाला, और बल्ले के लिए एक बड़ा सा सर्कल। तो मुझे ये बताओ ये B4 बॉल वाला बल्ला, ये सॉरी जो B4 बॉल वाला सर्कल है छोटा सा जो आपका ब्लू में दे रखा है, वो क्या ग्रीन को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर सकता है? या कह सकते हैं जो बल्ले का बड़ा सा फ्रेम दे रखा है ये वाला, ये क्या पूरा इतने छोटे से में आ सकता है? भैया नहीं आ सकता है, और नहीं आ सकता है तो बस गलत है, इतना ही तो करना था, गलत है। तो आप बोलेंगे केवल 1 और 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर राइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर में हमसे बोला निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। यहां पर हमें मिसिंग टर्म ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो अच्छे से समझो प्यारे दोस्तों। एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कुछ नंबर हैं, देखो ये बाहर कुछ नंबर हैं, ये गौर से देख लो, ये बाहर है। उसके बाद कुछ नंबर हमें अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ नंबर क्या है? अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों? बाहर हमारे जो नंबर हैं वो छोटे छोटे दे रखे हैं, ठीक है, और अंदर जो नंबर है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे? इसमें एक लॉजिक लगाएंगे, बाहर की संख्याओं का प्रयोग करके अंदर की संख्या प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? बाहर की संख्याओं का प्रयोग करके अंदर की संख्या प्राप्त करेंगे। तो देखो यहां से शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, उसके बाद 2 नंबर यहां पर, ठीक है, और 3 नंबर हमारा ये वाला हो जाएगा, और चौथा नंबर हमारा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इस सर्कल को हम 4 बराबर भागों में बांट ले रहे हैं। तो अगर हम पहले से शुरुआत करते हैं, पहले वाले से, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। इसी 5 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, जो कि देखो बीच में दे रखा है। मैंने इन 3 2 को जोड़ा, 5 हो गया, बीच का वर्ग 25 आ गया, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। आगे देखो ये 15 और 6, इन दोनों को दोस्तों अगर हम जोड़ देंगे,
अगर हम यहाँ पर 15 और प्लस में 6 जोड़ देते हैं तो साथियों 21 आता है, और 21 का जब वर्ग करते हैं तो ये तो हमारा 441 हो जाता है। देखो यहाँ पर भी 441 दे रखा है, तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर भी जोड़ना है। अगले वाले में देखो, यहाँ पर देखो जो हमें ज्ञात करना है छोटू सा, तो आप कहेंगे सर 13 और प्लस 12 इनको जोड़ के देखो। 13 और 12 को अगर साथियों हम जोड़ेंगे, 13 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो प्यारे दोस्तों 625 होता है। कितना? 625। तो क्या किसी विकल्प में है? हाँ सर, विकल्प नंबर डी में है। विकल्प नंबर डी में है तो ये उत्तर हो सकता है। आगे चेक करो, क्या यही फॉर्मूला और चल रहा है? देखो 10 और 7 को देखेंगे, 10 7 को देखेंगे कितना होता है? 17 होता है, और 17 का अगर वर्ग करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289 यानी 289। तो भैया 289 भी है, 25 भी है, 41 441 भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 625 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विकल्प नंबर डी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। बोला गया है मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। प्यारे दोस्तों कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो कहां पर खड़ा है? पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहां से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। उसने बोला मैं दक्षिणावर्त 100 डिग्री और फिर वामावर्त 145 डिग्री घूमता हूं, अब मेरा मुंह किस दिशा में होगा? तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लो दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त मतलब ये वाली दिशा होती है, क्लॉकवाइज जिसे हम बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास एक घड़ी है, मैं कहता हूं यहां पर कोई घड़ी यहां पर बैठी है, और दक्षिणावर्त अगर जाएगी तो वो घड़ी की सुई की दिशा में, जहां पर हमारी सेकंड मिनट घंटे की सुई जाती है, ये होती है हमारी दक्षिणावर्त। और इसी दक्षिणावर्त को हम क्या कहते हैं? इसी दक्षिणावर्त को जब यहाँ पर आ जाती हैं ऐसी ऐसी चलती रहती हैं, इसी को हम प्यारे साथियों बोलते हैं क्लॉकवाइज, CW। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अगर यही इनमें से कोई घड़ी, अगर मान लीजिए इसकी ये जो सुई है, ये अगर उल्टी चलने लगे, ऊपर की ओर जाने लगे, तो ये होती है वामावर्त। क्या होती है? वामावर्त। और वामावर्त का मतलब होता है ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बस अब इसको हटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। अब यहां से समझो, उसने बोला दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। प्यारे दोस्तों कितना? क्लॉकवाइज उसने बोला है 100 डिग्री घूमता है। इसके बाद उसने बोला एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त ACW, ये घूमता है 145। कितना? 145 डिग्री। अब कह रहा है मेरा मुंह किस दिशा में है? भाई याद रखना है एक बात, हमेशा इनमें से क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, जिसका भी नंबर बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे। तो मैंने कहा ACW कितना? ACW कितना है? आप बोलेंगे 145। इसमें से हमने CW घटा लिया, कितना? 100 घटा लिया, तो भैया यहां पर हमारा आएगा 45। अब बस समस्या ये आ गई कि सर इसको हम CW रखें या ACW रखें, यानी कि क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई जो बड़ा है उसी दिशा में घुमा देना है। हमारा एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इसको 45 डिग्री, प्यारे दोस्तों 45 डिग्री मतलब यहां से अगर हम प्लस लगा लेते हैं तो ऊपर तक जाएगा तो 90 हो जाएगा, लेकिन इसका आधा घुमाना है। कितना घुमाना है? इसका साथियों आधा घुमाना है, तो 45 डिग्री यहां पर घूम के आएगा। और यहां पर घूम के आएगा, पहले उसका मुख कहां पर था? पूर्व दिशा में था। अब दोस्तों वो घूम करके वहां पर पहुंच गया, तो ये दिशा जो बनेगी ये बन जाएगी हमारी उत्तर पूर्व। कौन सी बनेगी साथियों? अच्छे से याद रखेंगे, जो दिशा बन के आएगी वो उत्तर पूर्व आएगी, जो कि विकल्प नंबर बी में है। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए, और पूछा जाएगा। करना क्या है? बड़े में से छोटे को घटाना है, और जो मान बड़े का दिया हो और वही दिशा हमें ले लेनी है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। 17 नंबर का एक बेहतरीन सा प्रश्न दे रखा है, बोला है संगीतकार पुरुष और महिलाएं। क्या बोला है दोस्त? संगीतकार हैं और कुछ पुरुष हैं और महिलाएं हैं। तो सबसे पहले मैं एक आरेख बनाऊंगा साथियों, मैं एक आरेख बनाऊंगा, जो हमारा आरेख होगा संगीतकार के लिए। किसके लिए? जो संगीतकार होंगे, संगीतकार के लिए एक आरेख आएगा। और संगीतकार में कई ऐसे आपने लोग देखे होंगे, संगीतकार में ही ऐसे कुछ पुरुष होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो संगीत बजाना पसंद करते हैं, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सुना होगा। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी होती हैं, जो संगीत बजाती हैं। तो दोस्तों ये हमारा महिलाओं के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा आरेख आना चाहिए, एक सर्कल फिर क्रॉस करता हुआ, एक सर्कल फिर क्रॉस करता हुआ, ऐसा सर्कल। तो दोस्तों ये तो हमें विकल्प नंबर ए में ही दे रखा है। कहां पर? विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को साथियों याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में सन्निहित आकृति ज्ञात करो, यानी छुपी हुई आकृति। तो दोस्तों सबसे पहले छुपी हुई आकृति में एक सर्कल है, सर्कल होना चाहिए, और ये एक बीच से कटा हुआ जेड दे रखा है। ठीक है, सर्कल के साथ साथ में जेड होना चाहिए, बस याद रखेंगे। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले तो एक सर्कल होना चाहिए। क्या? सर्कल, और उसके बाद में ये जेड होना चाहिए। तो भाई अगर गौर से देखोगे तो सर्कल तो ए नंबर में है, बी नंबर में भी है, सी नंबर में भी है और डी नंबर में भी है। ठीक है,
और हमें ज्ञात करना है अब जेड को। अगर जेड को देखेंगे तो नीचे से जाना चाहिए और पूरा टच नहीं कर रहा है इस लाइन में। गौर से देखो, ये यहाँ पर पूरा टच नहीं कर रहा है, आधे पे जा रहा है। दोस्तों अगर हम इसमें जाएंगे तो ये जो जेड बनेगा वो पूरा टच करेगा दूसरे वाले परिधि पर, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर 1 बनेगा नहीं। इसके बाद साथियों अगर दूसरे नंबर में देखेंगे तो यहाँ से लाइन तो जाएगी, देखो गौर से समझो, यहाँ से लाइन तो जाएगी, जेड के लिए भी जाएगी और ये सीधी नहीं जा पा रही है, इस कारण बी नंबर गलत है। डी को देखेंगे, डी को देखिए, यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ से लाइन जा रही है, लेकिन भाई ये तो पूरी की पूरी दोनों पर्दियों को टच कर गई, तो ये वाला भी गलत है। अब आप बोलेंगे सर डी कैसे सही है, मुझे ये बता दो। डी की अगर बात करते हैं साथियों, डी की अगर बात करते हैं तो गौर से समझो। सबसे पहले तो ये एक सर्कल आया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको देखो, ये एक सर्कल आया है। इसके बाद दोस्तों अब आकृति जो जेड की है वो ये वाली है, ये वाली, ये आकृति छुपी हुई है, यही हमारा उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। कौन सा? विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी है सही उत्तर, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्त। कौन से प्रश्न में? अगले प्रश्न 19 नंबर में। 19 नंबर में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दर्पण रखना होगा दाईं ओर, क्योंकि नहीं बताया है कौन सी दिशा में दर्पण रखा है। तो दर्पण रखेंगे दाईं ओर, तो इस तरह से ही हमारा दर्पण आ गया। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे एक, हमें वर्ग बनाना होगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, सर मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो लेफ्ट होता है, जब दर्पण प्रतिबिंब आता है, जो लेफ्ट होता है प्यारे दोस्तों वो राइट में बदल जाता है। कहाँ पर? लेफ्ट हमारा राइट में बदल जाता है, बस इस बात को याद रखेंगे। तो देखो, और जो एक बात और याद रखनी है, जो वस्तु दर्पण के नजदीक है वो नजदीक ही रहेगी। जैसे मैंने कहा ये एक त्रिभुज है आपके सामने, ये एक त्रिभुज है, इसके ऊपर प्लस लगा है और दोस्तों ये नीचे की दिशा में है। तो ये जो त्रिभुज होगा, ये जो हमारा त्रिभुज होगा, यहाँ पर गौर से देखो, ये ऐसा ही होगा नीचे की दिशा में, और इसके ऊपर साथियों एक प्लस भी लगा होगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अब हमारे पास दोस्तों एक अर्धवृत्त होना चाहिए, अर्धवृत्त होना चाहिए, इस बात को भी याद रखेंगे। तो अर्धवृत्त कुछ ऐसा बनेगा। अर्धवृत्त कैसा बनेगा भैया? ऐसा बनेगा, ये तो अर्धवृत्त हो गया। इसके बाद इसमें एक प्लस है, एक प्लस है, इसके बाद यहाँ पर एक इसका सर्कल लगा हुआ है। तो ऐसी आकृति आनी चाहिए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो ये त्रिभुज और प्लस नीचे की दिशा में होने चाहिए, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, गलत है। इसके बाद यहाँ पर जो ये आकृति है, यानी कि अर्धवृत्त है, उसके अंदर जो आकृति है वो थोड़ी कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर उठी हुई है, ना कि ऐसी नहीं है भैया। जब ऐसी नहीं है तो ये आकृति तो विकल्प नंबर डी में है, गलत हो जाएगी। उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों एकमात्र विकल्प, विकल्प नंबर बी। क्या बनेगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। इसका जो सही उत्तर आएगा दर्पण प्रतिबिंब, विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है। अच्छा सा प्रश्न है, इसको देखेंगे। इस प्रश्न का सभी साथी उत्तर बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कह रहा उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा बॉक्स है जो दिए गए बॉक्स को प्रयोग करके हम नहीं बना सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों यहां पर समझो, ये एक ओपन डाइस है, यानी खुला हुआ पासा, और खुला हुआ पासा के लिए कंडीशन होती है। सर क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है प्यारे दोस्तों, इसकी प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है? अपोजिट होती है। प्रत्येक तीसरी का मतलब है ए अपोजिट होगा सी के और डी अपोजिट होगा एफ के। देखो यहां पर ये पहली और ये तीसरी, और यहां पर पहली ये तीसरी, ठीक है। इसके बाद अब शेष बचा है, तो इसको जेड बना करके जहां पर रुकेगा वो अपोजिट बना देंगे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहां पर ये समझो, हम इसका अपोजिट लिख लेते हैं पहले। ए का अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट साथियों सी है, और बी का अपोजिट क्या है? हमने जेड बनाया था तो ई पर रुका था, और डी का अपोजिट क्या है सर? डी का अपोजिट एफ है। इस तरह से अब मेरी बात को समझना है। जो आकृति नहीं बनेगी दोस्त, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा था अभी रिसेंट, देखो जो आकृति नहीं बनेगी उसका क्या होगा? उसका नियम ये होगा, जो आकृति नहीं बनेगी उसमें आपके अपोजिट एक साथ दिखाई दे सकते हैं, कोई भी अपोजिट एक साथ दिखाई दे सकते हैं, वही आकृति नहीं बनेगी। क्योंकि ओपन डाइस का एक रूल होता है कि जब भी ओपन डाइस से हम क्लोज डाइस बनाएंगे तो कोई भी आकृति एक साथ विपरीत वाली होती है, दिखती नहीं है, और ना ही एक साथ कोई आकृति छिपती है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। विकल्प नंबर ए से देखते हैं। यहां पर बी है, डी है और सी है। देखो बी है, डी है और सी है, यानी कि तीनों के तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो विकल्प नंबर ए बनाया जा सकता है। उसने पूछा कौन सा नहीं बना सकते। इसके बाद यहां पर देखो ये ई है, ई दे दिया हमें। उसके बाद क्या है? डी है तो डी दे दिया। उसके बाद ए है तो ए दे दिया। तो दोस्तों इसका मतलब है विकल्प नंबर बी भी बन सकता है, क्योंकि ये इसके भी अलग अलग हैं सभी। अब सी नंबर में देखो, ये बी है और ये ई है, और दोस्तों बी ई अपोजिट है, लेकिन भैया यहाँ पर तो देखो ये एक साथ में दिख गए,
ये एक साथ में दिख गए, गौर से देख लो कहाँ पर, ये वाले एक साथ में दिख गए, तो सी तो बनेगा ही नहीं क्योंकि अपोजिट दिखाई देगी। इसके बाद डी को चेक करते हैं। डी में क्या ई है, एफ है, तो दोस्तों ई तो हमारी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो हमारा डी भी बन जाएगा। और हमसे पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो वो विकल्प होगा आप लोगों का डी नंबर का, सॉरी माफी चाहेंगे सी नंबर का, सी नंबर का नहीं बनाया जा सकता है और यही उत्तर बनेगा। उसने पूछा था नहीं बना सकते, नहीं कौन बना सकते, विकल्प नंबर सी, तो इसका उत्तर आएगा विकल्प नंबर सी। इस बात को याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। एक बेहतरीन क्लास थी, आशा करते हैं आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। यदि क्लास पसंद आई है तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार से सेशन को लाइक कर देंगे, दोस्तों में सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।